नमस्कार। 24 के चैंपियन को लेकर मैं हाजिर हूं, मिहिर रंजन। आज बात करेंगे चुनावी महासंग्राम के असली चैंपियनों की। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है और उनकी अगुवाई में सरकार बनाने का दावा भी एनडीए पेश करने वाली है। माना यह जा रहा है कि आज रात ही सरकार बनाने का दावा वो पेश कर सकते हैं। अब केंद्र में भले ही एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार बनने जा रही हो, लेकिन इस चुनाव के असली चैंपियन सच पूछे तो क्षेत्रीय दल है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी एक पार्टी को अपने दम पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी भी उससे तकरीबन 32 सीट पीछे रहेगी, उसे 240 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, यूटीबी, एनसीपी, टीडीपी और डीएमके, ये वो पार्टियां हैं जिनकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीतकर यूपी में बीजेपी को सच पूछे तो आधा कर दिया है। तो ममता ने बंगाल में भगवा रथ के आगे ब्रेकर लगा दिया और जो कुछ भी बीजेपी ने सोचा था उससे बहुत पीछे वो वहां पर रह गई। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर 16 सीटें जीतकर चंद्रबाबू नायडू असली मायने में किंग मेकर बन गए हैं। नीतीश कुमार भी उनके साथ है, वो भी किंग मेकर की भूमिका में हैं। उनके पास 12 सीटें हैं और चिराग पासवान का कद भी एनडीए में पहले से बढ़ ही गया है, क्योंकि चिराग ने 100% के स्ट्राइक रेट से सफलता हासिल की है। क्षेत्रीय पार्टियों के उभरने की वजह क्या रही? क्या छोटी पार्टियों को खत्म करने की बात एक बार जब बीजेपी की तरफ से आई थी, क्या उसे मंशा मान लिया गया? क्या ये बात उस पर भारी पड़ गई, या फिर जातीय समीकरण साधने में बीजेपी पीछे रह गई? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि 24 के चैंपियन में आज हम यही समझाने की कोशिश करेंगे। अब बात चूंकि हो रही है लोकतंत्र की और क्षेत्रीय दलों की, तो उससे पहले यह है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। जनता नेताओं को अपने हक की बात करने के लिए चुनती है, अपनी अच्छाई के लिए चुनती है, समाज देश के विकास के लिए चुनती है। लेकिन वही नेता जब जनादेश से पहले सब कुछ अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, मान लेते हैं कि उनकी जीत और हार, किसकी जीत होने वाली है, किसकी हार होने वाली, वो कितनी सीटें तय करने वाले हैं, जीतने वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है इस बार के चुनावों को देखकर कि जनता फिर सरप्राइज देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, वक्त नहीं लगाती। कम से कम यूपी का रिजल्ट, उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया है, वो ऐसी ही कहानी हम सब के सामने लेकर आया है। बात कहाँ हो रही थी कि यूपी में बीजेपी 62 से भी ज़्यादा सीटें जीतेंगी। हर किसी का अनुमान कुछ और था, लेकिन जब नतीजे आए तो वो बिल्कुल उलट थे और हर किसी के लिए चौंकाने वाले थे। बीजेपी ने सच पूछे तो कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के विकास के चक्कर में बची नहीं, लगभग ख़त्म सी हो गई। बीजेपी नेताओं ने एसपी और बीजेपी जो बीएसपी के नेता हैं, जो और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनको भी कमतर आंकने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। लेकिन अखिलेश यादव शायद जनता की नब्ज को पकड़ने और समझने में कामयाब रहे और चुनाव में उन्होंने उन्हीं मुद्दे को उठाया जिससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ साथ बाकी एक बहुत बड़ी आबादी जुड़ी हुई थी। अखिलेश ने अकेले दम पर बीजेपी की पूरी फौज को यूपी में धराशायी कर दिया और बता दिया कि राजनीति में जनता से ऊपर कोई नहीं है। अब की बार 400 पार, अब की बार 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 का नारा देने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। अगर किसी ने बीजेपी के घमंड को चूर चूर किया तो वो एक ही शख्स है, नाम है अखिलेश यादव। देखिए, नंबर की बात है, नंबर की बात है। उनको भी नहीं मिला है। देखिए, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे, या हमारा संविधान और बेहतर हो,
तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। अखिलेश यादव ने अकेले दम पर बीजेपी की पूरी फौज को धराशायी कर दिया। न राम मंदिर का मुद्दा काम आया, न 370 का दांव चला। मोदी की गारंटी और विकास के दावों का भी दम निकल गया। अखिलेश ने जनता की नब्ज पकड़ी, जनता के मुद्दे उठाए और ऐसा सामाजिक समीकरणों का ताना बना कि बीजेपी आधी रह गई। याद कीजिए 2014 में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। 2019 में एसपी बीएसपी के गठबंधन के बावजूद बीजेपी 62 सीटें जीत गई, लेकिन इस बार 80 में 80 जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। यही लोकतंत्र है जिसमें जनता का फैसला सर्वोच्च होता है। जनता अगर सिर आंखों पर बिठाती है तो जमीन पर पटकने में भी देर नहीं लगाती। याद कीजिए 2019 में अखिलेश यादव सिर्फ 5 सीटें जीत पाए थे, जबकि उसने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, क्योंकि तब जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर भरोसा जताने का फैसला किया था। जाति, धर्म और सामाजिक समीकरणों को साइड करके सभी ने बीजेपी को वोट किया था। लेकिन 10 साल सत्ता में रहने और उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने के बाद शायद बीजेपी नेता घमंड में चूर थे और जनता ने घमंड तोड़ने में देर नहीं लगाई। अमेठी में स्मृति ईरानी की करारी हार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्मृति ईरानी को हराया है, वहाँ से बड़े मार्जिन के साथ हराया है, तो क्या मैसेज उनकी तरफ से था? नहीं, उनकी तरफ से है कि जैसे हम्बल आप हो ऐसे ही हम्बल रहना है आगे के लिए भी। कोई घमंड नहीं करना कि आप एमपी हो गए हो। तो ये निर्देश है उनकी तरफ से और मैं उन निर्देश का पालन करूँगा। ठीक है। अब अमेठी का समस्त वोटर जिन्होंने मेरे को मत दिया या नहीं दिया, तमाम मैं सबका एमपी हूँ, मैं सबके काम करूँगा। कहावत है घमंड रावण का भी नहीं रहा। यूपी में मोदी सरकार के 1-2 नहीं 7 मंत्री चुनाव हार गए। अमेठी से कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी, खीरी से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, चंदौली से भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, जालौन से एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा, मोहनलालगंज से राज्य मंत्री कौशल किशोर, फतेहपुर से ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और मुजफ्फरनगर से राज्य मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यूपी में 47 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया था, जिसमें से 26 को हार झेलनी पड़ी है। अखिलेश और राहुल गांधी के जिस जोड़ी का बीजेपी नेताओं ने जमकर मजाक उड़ाया, उसी जोड़ी ने उसे करारी शिकस्त दे दी। विपक्ष और क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बीजेपी की कोशिश उसे उल्टा पड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी 5 सीट से 37 सीटों पर पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव में एसपी की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन इस बार 6 सीट जीतकर वापसी कर चुकी है। यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत के नायक हैं अखिलेश यादव। आइए आपको दिखाते हैं समाजवादी पार्टी की जीत के 5 बिग फैक्टर। नंबर 1, चुनाव की सटीक रणनीति। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग से लेकर हर सीट पर जीत को लेकर अखिलेश यादव ने सटीक रणनीति बनाई। विपक्ष के अभियान की अगुवाई की, 62 सीटों पर अकेले मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। नंबर 2, पीडीए का फार्मूला कामयाब। अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला दिया। इसी फार्मूले के दम पर बीजेपी के ओबीसी दांव को पटखनी दे दी। कई सीटों पर अखिलेश ने बार बार प्रत्याशी बदले, जिसको लेकर सवाल भी उठे, लेकिन उन्होंने हर वर्ग और समुदाय की भावनाओं का ध्यान रखा। पहली बार समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार उतारे। गैर यादव ओबीसी को साधने के लिए 29 प्रत्याशियों को टिकट दिया। बीएसपी के कैडर वोट को साधने के लिए 17 दलित नेताओं को चुनाव में उतारा। इस बार सिर्फ रामपुर, कैराना, संभल और गाजीपुर में 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। सवर्ण बाहुल्य सीटों पर सवर्ण प्रत्याशियों को पूरा सम्मान दिया। यूपी में बीजेपी का सबसे मजबूत वोटर सवर्ण और गैर यादव ओबीसी रहा है, लेकिन इस बार अखिलेश ने इन दोनों वर्गों में सेंध लगा दी। नंबर 3, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। अखिलेश यादव ने जनता से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर ही चुनाव फोकस रखा। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर, आरक्षण और किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया।
पेपर लीक और बेरोजगारी का मुद्दा युवाओं से जुड़ा है। अखिलेश ने नौकरियों का वादा करके युवा वोटर में पकड़ बनाई, जो जीत का फैक्टर बना। नंबर 4, पूरा परिवार एकजुट रहा। 2019 में चुनाव में एसपी का कुनबा बिखरा हुआ था। चाचा शिवपाल यादव अपनी पार्टी से मैदान में थे। परिवार के कलह का फायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने परिवार को एकजुट करके पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, जिसका असर चुनाव में दिखा। नंबर 5, खुद चुनाव में उतरे अखिलेश। अखिलेश यादव पहले खुद चुनाव में नहीं उतरे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हवा पक्ष में नजर आई, वो कन्नौज से मैदान में उतर गए, जिसका असर ये हुआ कि एटा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन तक समाजवादी झंडा लहरा गया। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। अखिलेश ने इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव खेला और कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे हिंदू नाराज हों। बीजेपी से नाराज ब्राह्मण और ठाकुर वोटरों की नब्ज पकड़ी और सवर्ण बाहुल्य सीटों पर सवर्ण नेताओं को ही साइकिल की स्टीयरिंग पकड़ा दी। नतीजा आपके सामने है। चंदौली, भदोही, बलिया, प्रतापगढ़ और जौनपुर समेत कई सवर्ण बाहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया। यूपी में एसपी की प्रचंड जीत पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा, ये उस दलित बहुजन भरोसे की जीत है जिसने अपने पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े सभी उपेक्षित, शोषित, उत्पीड़ित समाज के साथ मिलकर उस संविधान को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है, जो समता, समानता, सम्मान, स्वाभिमान, गरिमामय जीवन और आरक्षण का अधिकार देता है। यूपी में समाजवादी पार्टी की जीत की चर्चा हो और अयोध्या की बात न हो, ये बात अधूरी रह जाएगी। भव्य राम मंदिर और अयोध्या के भव्य विकास के बावजूद अगर बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई, तो इसके पीछे है अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण। 2 बार से सांसद लल्लू सिंह के खिलाफ अखिलेश ने दलित नेता अखिलेश प्रसाद को टिकट दिया था, जबकि ये सामान्य सीट है। और हुआ ये कि पासी समाज से आने वाले अखिलेश प्रसाद ने कद्दावर नेता लल्लू सिंह को पटखनी दे दी। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। अयोध्या में दलित आबादी में से पासी बिरादरी का वोट सबसे ज्यादा है। अखिलेश प्रसाद एसपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वो 6 बार विधायक और मंत्री भी रहे हैं। फैजाबाद सीट पर एसपी ने नारा दिया था, अयोध्या में न मथुरा न काशी, सिर्फ अवधेश पासी। और अखिलेश प्रसाद के साथ ओबीसी जातियां भी गोलबंद हो गई। राम मंदिर निर्माण के बावजूद अखिलेश ने फैजाबाद में ऐसी बिसात बिछाई कि बीजेपी पूरी तरह से पस्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। क्षेत्रीय पार्टियों में अगर अलग अलग पार्टियों की बात करें तो कई पार्टियां थी जो इस बार जिन्होंने परफॉर्मेंस बीजेपी के सामने में बहुत अच्छा किया। उसमें से एक पार्टी टीएमसी भी थी। टीएमसी लगातार बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए चैलेंज रही है। आपको याद होगा पिछले बार के विधानसभा चुनाव और उस चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस सिंगल डिजिट 4 के करीब सीटें थी, वहां से बढ़कर 77 के करीब सीटें, 70 पार के करीब बीजेपी चली गई थी। तो इसलिए जब इस बार के लोकसभा चुनावों के दौरान इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की संख्या पिछले लोकसभा के मुकाबले इस बार बढ़ जाएगी। पिछली बार 18 के करीब सीटें थी, 18 थी, तो इस बार उससे आगे की उम्मीद बीजेपी भी कर रही थी और उनका करना भी लाजमी था। और ऐसा चुनावी पंडित भी मान रहे थे कि पश्चिम बंगाल में वो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। लेकिन 2014 से लेकर अब तक बीजेपी की ये दिली तमन्ना जो है वो बंगाल में पूरी होते हुए लोग में उतनी ज़्यादा दिख नहीं रही है। खासतौर पर इस बार तो नतीजे जो आए हैं वो ममता बनर्जी के लिए किसी भी सूरत में हमेशा हौसला बढ़ाने वाले होंगे। और इसीलिए ममता बनर्जी को लग रहा होगा कि जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उससे कहीं बेहतर, कहीं मजबूत स्थिति में वो आज दिखाई दे रही हैं। इस क्षेत्रीय पार्टी ने, मैं क्षेत्रीय ही कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में ही उनका जनाधार सबसे ज़्यादा है,
इस क्षेत्रीय पार्टी ने कैसे अपने वजूद को बचाया और कैसे आज सच पूछिए तो ये किंग मेकर की पोजीशन में है। बेशक एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन उनके पास जितने एमपी हैं 29, वो किसी भी सरकार को लेफ्ट और राइट करने के लिए काफ़ी है। हमारी इस रिपोर्ट में समझिए कि आखिर इस बार 2024 के लोकसभा चुनावों की में अगर चैंपियंस की बात हो तो कैसे ममता बनर्जी भी एक चैंपियन बन के उभरी है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल पर स्वयं पीएम मोदी की निगाहें थी। पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। मिशन साउथ के बाद मोदी का सबसे ज्यादा फोकस कहीं था तो वो था पश्चिम बंगाल। लगातार रैली, चुनावी सभा और ममता पर हमला, ये था पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मास्टर प्लान। लोकसभा की 42 सीटों में से 29 सीटों पर टीएमसी ने अपना परचम लहराया, जबकि बीजेपी के खाते में मात्र 12 सीटें आईं। कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली। 26 साल तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद ममता बनर्जी ने जनवरी 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस से अलग होने के बाद ममता ने यूपीए का साथ तो दिया, लेकिन कभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ममता का अक्खड़ अंदाज और राज्य में जुझारू रहना शायद ये 2 बड़ी वजह है जिसने इस क्षेत्रीय पार्टी को आज किंग मेकर के रूप में खड़ा कर दिया है। ममता जब बोलती हैं तो बेबाक बोलती हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर स्थानीय अस्मिता का मामला। আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানবো না, ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता मतदाताओं का मिजाज पढ़ना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। यही वजह है कि लगातार बंगाल में बेहतर प्रदर्शन का दावा करने वाली बीजेपी ममता को मात नहीं दे पा रही है। ममता जानती हैं कि उन्हें कब किसके साथ रहना है और यही वजह है कि यूपीए का हिस्सा होने के बावजूद भी उन्होंने बंगाल में कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाया और उनका ये निर्णय सही साबित हुआ। अधीर रंजन जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता को हार का सामना करना पड़ा। ममता का रहन सहन बेहद साधारण है और यही सादगी उन्हें पश्चिम बंगाल में एक अस्थायी नेता के रूप में स्थापित करता है। ममता जब प्रचार करती हैं तो रैली नहीं, नुक्कड़ सभा करती हैं, पैदल यात्रा करती हैं। बीजेपी ममता की इस ताकत को शायद सही इस तरह से आंक नहीं पाई। बीजेपी का मुस्लिमों पर हमलावर बयान ममता के लिए रामबाण साबित हो गया, क्योंकि मुस्लिम मतदाता ममता की ताकत है। और रही सही कसर गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा कर दिया, जब उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से ये ऐलान कर दिया कि बीजेपी बंगाल में 30 सीटें जीत रही है। दरअसल अमित शाह ने यह बयान ममता को डराने के लिए दिया, लेकिन ममता ने इसे हथियार बना लिया और पूरे तन मन धन के साथ पूरी ताकत झोंक दी। बंगाल में 30 सीटें आते ही आप समझ कर रखना, ये तृणमूल कांग्रेस खंड खंड हो जाएगी और ममता दीदी की सरकार विदाई हो जाएगी, विदाई। ममता राहुल गांधी को पसंद नहीं करती हैं, ये एक बार नहीं कई बार जग जाहिर हो चुका है। लेकिन राजनीति की नजाकत देखिए, आज टीएमसी इंडिया गठबंधन की चौथी बड़ी पार्टी है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो बिहार में आरजेडी को लोकसभा में सिर्फ 4 सीटें मिली हैं, लेकिन इन 4 सीटों की वजह से बिहार में बीजेपी का खेल पूरा का पूरा बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। कैसे, हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में भले ही एनडीए 30 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में सबसे आगे लालू की आरजेडी रही। 22% से ज्यादा वोट लेकर आरजेडी ने यह बता दिया कि उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
5 जुलाई 1997 ये वो तारीख है जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी अस्तित्व में आई थी। वैसे तो ये मुख्य रूप से बिहार की पार्टी है, लेकिन शायद ही कोई होगा जो आरजेडी और इसे बनाने वाले लालू यादव को न जानता हो। क्षेत्रीय पार्टी होने के बाद भी आरजेडी का डंका पूरे देश में बोलता है। पिछले कुछ सालों में भले ही लालू यादव अपनी बीमारी और घोटालों के कारण चर्चा में रहे थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस वक्त आरजेडी का गठन किया था उस वक्त इनका दमखम इतना ज्यादा था कि बड़े से बड़े नेता भी उनकी काट नहीं तलाश पा रहे थे। वर्तमान में आरजेडी की कमान भले ही अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव के हाथों में है, लेकिन आज भी इसे लालू प्रसाद यादव की पार्टी के तौर पर देखा जाता है। आरजेडी का गठन जब दिल्ली में किया गया था तो उस वक्त लोकसभा के 17 सांसद और 8 राज्यसभा के सांसद इसके सदस्य थे।